आईनी तरमीम का मामला हुकूमत के गले पड़ गया है। मुस्लिम लीग नून इस पार्लिमानी और सियासी नाकामी पर शर्मिंदा होने के साथ साथ अब भी 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिशें कर रही है और आज इस हवाले से एक और सियासी चाल चल दी गई, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद रुकवाने की हिकमत अमली के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जिसमें इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम का हवाला देकर कहा गया कि एक दफ़ा जिन आज़ाद अरकान असम्बली ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस कानून को लागू किए बगैर नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। स्पीकर के इस खत के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझ गया है, जिसका हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पर वाज़ेह असर पड़ सकता है, जिसके जरिए हुकूमत अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। इमरान खान भी मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत PTI को दबाने के लिए अदलिया से मुतालिक अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला रही है। आज भी इमरान खान ने यही बात कही है। साथ ही आईनी तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के दौरान क्या बातचीत हुई थी, इस हवाले से कामरान मुर्तज़ा के बयान के बाद पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने आ गई हैं। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियत से यह फैसला दिया था कि कौमी असम्बली के 80 में से 39 अरकान PTI के ही हैं, जबकि बकिया 41 अरकान इलेक्शन कमीशन में पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक बयान हल्फी देंगे, जिसके बाद मुतल्लिका पार्टी तस्दीक कर देगी और फिर इलेक्शन कमीशन इन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद बची हुई मखसूस नशिस्तों को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तकसीम किया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को PTI के MNAs करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर साथ ही खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी कि PTI में इंतजामी ढांचे की गैर मौजूदगी में कामयाब उम्मीदवारों की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा। मगर फिर गुज़श्ता हफ्ते जब हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने के लिए सरगर्म थी, तो इस दौरान अचानक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती ऑर्डर जारी किया और वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम करता है, इसीलिए अब वो पलट कर सुप्रीम कोर्ट से हिदायत नहीं ले सकता कि सर्टिफिकेट के मामले से कैसे निपटा जाए। लिहाजा जिन अरकान असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करवा दिया है और फिर पार्टी ने उनकी तस्दीक भी कर दी है, वो उसी दिन उस पार्टी के अरकान ही तसव्वुर होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद हुकूमत को बड़ा धचका लगा, क्योंकि हुकूमत की नज़रें उन 41 अरकान पर थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया हुआ था। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इनमें से कुछ अरकान को मैनेज करके आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुसलसल मशावरत कर रहा है और सोच विचार में मसरूफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आज भी इलेक्शन कमीशन में एक दफ़ा फिर मशावरत की गई, लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकला। मगर इस दौरान आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को इसी तनाजुर में ख़त लिख दिया, जिससे ये मामला मजीद उलझ गया है। मज़कूरा 41 अरकान के पार्लिमानी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त के मुताबिक बतौर स्पीकर कौमी असम्बली एक इंतहाई अहमियत के हामिल इशू को एड्रेस करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि उन आज़ाद उम्मीदवारों को एक और पार्टी ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने महीनों पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रुकन असम्बली को सियासी जमातें बदलने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली, जिस पर 7 अगस्त को सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए और फिर 9 अगस्त को इसे गैज़ेट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया गया। इसके बाद ख़त में तरमीम एक्ट की 2 मुतल्लिका शिकें रिप्रोड्यूस की गई है, जिसमें पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 में की गई है, जिसके मुताबिक इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले अगर किसी उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर के सामने सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी के बारे में उस सियासी जमात की जानिब से जारी करदा पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा कर इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो इस पार्टी का उम्मीदवार है, तो उसे आज़ाद उम्मीदवार समझा जाएगा और किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा। जबकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104A में की गई तरमीम के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक बार दी गई रजामंदी या हल्फनामा ना दोबारा तब्दील किया जा सकता है और ना ही इसे वापस लिया जा सकता है। अगरचे इस हवाले से इलेक्शन एक्ट, रूल्स, किसी और कानून या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत का कोई फैसला या हुक्मनामा ही क्यों ना मौजूद हो। स्पीकर के खत में मजीद लिखा है कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मज़कूरा तरमीम का इतलाक़ माजी से यानी 2017 से होगा, लिहाजा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तनाजुर में जो पैरामाउंट और ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है वो आज़ाद अरकान असम्बली जिन्होंने पहले ही किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली हो
उन्हें दोबारा सियासी जमातें बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन इस तरमीमी इलेक्शन एक्ट को मुकम्मल तौर पर लागू किए बगैर कोई भी एलोकेशंस नहीं कर सकता। स्पीकर के खत के मुताबिक जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़कूरा तरमीम के नफाज से पहले के कानून की बुनियाद पर दिया गया था, इसीलिए अब ये फैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा, बल्कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाएगी और ये पहले दिए गए फैसले को ख़त्म कर देगा। ये सिर्फ उनका नज़रिया नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल कानूनी उसूल भी है। खत के मुताबिक तरमीमी इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का एहतराम करे और जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। अहम बात यह भी है कि आज ही स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और बिल्कुल ऐसा ही खत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है। स्पीकर के खत के हवाले से आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ बयान किया। आपके फैसले से वक्त के धारे को वापस मोड़ के क्लॉक रिवर्स करके उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है? जो आजाद उम्मीदवार हाउस के अंदर बैठे हैं, आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें? 63 में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डीसीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तरीके इंसाफ में जाने की इजाजत दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं? इसके अलावा जडियाला जेल में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सहाफ़ी ने पूछा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दस्तावेज पर आपके भी दस्तखत है, उस दस्तावेज में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक किया गया था। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हर चीज़ का एक पस मंज़र होता है, मुजवदा आईनी तरमीम के पीछे कुछ और मकासद हैं, इसका मकसद अदलिया को ख़त्म करना है, सबको मालूम है कि डरे हुए हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करते हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जो भी होना चाहिए था वो पूरी डिस्कशन के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। ये जो कर रहे हैं सब गैर कानूनी है, ये असल में सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम के पीछे इनकी नीयत सब जान चुके हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान कल आपकी पार्टी लीडरशिप से मिले, उन्होंने हुकूमत की आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो, तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है मुझ में, तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हो। इमरान खान ने मजीद कहा कि जमहूरियत अखलाकी बुनियादों पर चलती है, डंडे से नहीं। लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि तरमीम का मकसद उनको तौसी देकर हमें दबाना है, एम्पायर्स को तौसी देना चाहते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो सके। अहम बात यह है कि पीटीआई आईनी तरमीम की सख्त मुखालफत कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आज़म नज़ीर तारड़ को भी आईनी तरमीम का पता नहीं था, वो कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिले कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम। जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। इसी तरह बाकी भी हुकूमत के जो लोग हैं, चाहे वो एमएल वली हो, चाहे वो उन्होंने उनका रोल सारों का उस मीटिंग में बड़ा नेगेटिव था और वो चाहते थे कि अपने हाथ पैर खुद टोक के काट के किसी और के हवाले कर दें। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ स्टेट होता और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। इस पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा कि जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसका इक़्तिदार न सिखाए। उमर अयूब बताएं कि अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां बदली और कितने बयानिए तब्दील किए। उमर अयूब जिस पार्टी में जाते हैं उससे पहले गाली देते हैं और फिर शामिल होकर कसीदे पढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी सख्त बयान दे रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी से मुतालिक JUI भी एक अहम दावा कर रही है। कल इसी प्रोग्राम में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इब्तदाई दस्तावेज हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दी गई थी। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तेफाक कर लिया? तो बिलावल ने जवाब दिया कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। तो हमने कहा हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो मिडनाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिडनाइट में वो दिया गया है और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए और बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर क्या करें जी,
ये मजबूरी है, तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। और जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना कि बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की। और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना, ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। कामरान मुर्तज़ा के इस दावे पर अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें जवाब दिया है। ये अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तज़ा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन उसको क्लैरिफाई कर देते। ऐसे ना कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। उस रात मैं जब पहुंचा, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दे, उससे पहले नहीं। जो पॉइंट कामरान मुर्तज़ा एक लीगल एस्पेक्ट से उतारा था, मैं उसका जवाब दे सकता था, वहां भी दे रहा था। जो हुकूमत का प्रपोजल था, उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, मगर साथ साथ आला आर्टिकल 23 वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये बात छेड़ा गया तो इन्होंने एक और एतराज उठाया। मैंने उस एतराज को कबूल किया। मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया जिससे हम इस इशू को एड्रेस कर सकते थे। उस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUIF के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। अगला दिन जब मैं फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बैठा पार्लियामान में, जब हम मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने इस आईनी तरमीम का हर एक पॉइंट जितना मैं उसके साथ बैठ सका मैंने बात किया। उसका अपना हैंड रिटन नोट्स था। पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने और मैंने हम सब की मौजूदगी में ये तय किया था कि हमने फौरी बैठना था। कामरान मुर्तज़ा साहब ने 2 दिन का मांगा था, वो 2 दिन गुजरने वाले हैं। लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कि कामरान मुर्तज़ा साहब आपका फोन नहीं उठा रहे। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। और अब मैं क्या कहूँ इस बात पे, मैं मौलाना फजल रहमान से जरूर जिक्र करूंगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वुकला से खिताब करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आईनी अदालत जरूर कायम करेंगे, बल्कि सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। चोरी हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसाफ का इंतजार है, क्या वो उनको भी 50-50 साल इंतजार करना पड़ेगा? और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलोट। कम व्हाट में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, उसको दुरुस्त करना है। वाकई ही एक वफाकी अदारा हो ना, किसी एक खास सूबा का कब्जा हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वफाक का नुमाइंदगी कर रहे हैं? हमारा भी 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है ना, एक है हमारा नेशनल असेंबली, तो एक है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहां सारे सूबों को बकायदा इक्वल नुमाइंदगी मिलता है। तो समझता हूं कि अदालत से भी मशवरा करके जैसे भी बनाना तो है, और एक ऐसा कोर्ट हम बनाएं जहां वो 15% ऑफ केसेस जो 90% आपका टाइम लेते हैं वो वहां जाए। मैं तो समझता हूं कि जो हुकूमत की तजवीज है वो एक्चुअली नाकाफी है। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए।